जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम जानेंगे कि बजट क्या है, बजट की कितने प्रकार हैं और बजट की प्रक्रिया क्या है। इन सभी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर बजट क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट के बारे में बताया गया है, जबकि बजट शब्द को संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। बजट अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बोजेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक वर्ष में अनुमानित आय और व्यय के बारे में बताया जाता है। बजट को प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी भी मंत्री को बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दे सकता है। सामान्यतः यह अधिकार राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्री को दिया जाता है। देखिए, इसको एक सरल शब्दों में समझें कि बजट आखिर क्या होता है। तो हर व्यक्ति अपने एक बजट जरूर बनाता है। जैसे मान के चलिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जब भी महीने की पहली तारीख आती है तो उससे पहले ही आप क्या करते हैं, एक खाका तैयार कर लेते हैं कि आपको कहाँ पर किस जगह कितना कितना खर्च करना है। तो वो आपका क्या होता है, बजट होता है। तो वो आप अपने महीने भर का बनाते हैं। लेकिन उसी तरीके से सरकार क्या करती है, एक साल भर का बजट तैयार करती है, जिसमें वह देखती है कि मुझे किन किन क्षेत्रों में क्या क्या करना है लोगों के लिए। तो ये एक तरीके से क्या होता है, बजट होता है। अब बजट के प्रकार कितने होते हैं ये सब जानेंगे हम। पहला है आम बजट। इस बजट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो इस प्रकार है: लाइन आइटम बजट और संसाधन बजट। इस बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों को नियंत्रित कर विकास के कार्यों में प्रगति लाना है। दूसरा है निष्पादन बजट। इस बजट के अंतर्गत वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा किया गया कोई कार्य या कोई योजना जिसके परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष के बजट में भी जोड़ा जाता है, उसे निष्पादन बजट कहा जाता है, जिसमें केवल आय और व्यय ही नहीं बल्कि कार्य के परिणामों को मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है। इस बजट की शुरुआत वर्ष 1949 में अमेरिका में हूवर आयोग से हुई, जिसे राष्ट्रपति ट्रूमैन ने लागू किया। जबकि भारत में निष्पादन बजट को प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसे ARC बोला जाता है शॉर्ट में, और जिसका फुल फॉर्म होता है एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, की सिफारिश पर वर्ष 1968 में लागू किया गया। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट। इस बजट के अंतर्गत पिछले वर्ष के व्ययों पर विचार नहीं किया जाता और ना ही उसमें कुछ सुधार किया जाता है, बल्कि आने वाले नए वर्ष में बिल्कुल नए तरीके से बजट को तैयार किया जाता है। शून्य आधारित बजट को सूर्यास्त बजट के नाम से भी जाना जाता है। इस बजट की शुरुआत वर्ष 1969 में अमेरिका के पीटर ए फॉर द्वारा की गई थी, जिसे राष्ट्रपति जिमी कार्टर के द्वारा वर्ष 1978 में लागू किया गया था। इस बजट को लाने के निम्न कारण थे, जिसमें से पहला है, इस बजट को लाने का कारण व्ययों में कटौती कर घाटों पर अंकुश लगाना था। दूसरा है, इस बजट के माध्यम से देश में संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग होता है, जिसके कारण देश का विकास होता है। तीसरा है निष्पादन बजट प्रणाली का सफल क्रियान्वयन न हो पाना, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसके वजह से शून्य आधारित बजट को लाया गया था। देखिए, शून्य आधारित बजट को लाने का सीधा सा अर्थ यह है कि पिछले वर्ष में आपने जो भी कार्य किए होंगे सरकार ने, उन सभी कार्यों को जीरो मान लिया जाएगा और वर्तमान वर्ष में आप जो भी कार्य करेंगी उन सभी कार्यों को जोड़ा जाएगा। वही शून्य आधारित बजट कहलाता है, जिससे पता चलता है कि सरकार ने वर्तमान वर्ष में क्या कार्य किए हैं और उससे क्या क्या फायदे हुए हैं। इसलिए शून्य आधारित बजट को लाया जाता है। नेक्स्ट है परिणाम बजट। इस बजट को लाने से पहले जब सरकार द्वारा कोई योजना लाई जाती थी तो उसका लाभ लोगों तक पहुंच पाता है या नहीं। अगर योजना का लाभ लोगों तक पहुंचता है तो इसके क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं, इन सब का मूल्यांकन करने के लिए इस देश में कोई पैमाना निर्धारित नहीं था। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए भारत में पहली बार 2005 में परिणाम बजट को लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बजट द्वारा दी जा रही धनराशि का विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों ने किस प्रकार से उपयोग किया, इसकी जानकारी प्राप्त करना है, जिससे सेवा निर्माण प्रक्रिया और कार्यक्रमों के मूल्यांकन को और अधिक बेहतर बनाने में मदद मिल सके। नेक्स्ट है जेंडर बजट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर जेंडर के बारे में इसमें बात हो रही होगी। ऐसा बजट जिसमें सरकार द्वारा लाई गई कोई भी योजना या कार्यक्रम पर किया गया व्यय जिसका संबंध महिला और शिशु कल्याण से होता है, उसे जेंडर या लैंगिक बजट कहते हैं। जिसके अंतर्गत सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान करते। तो देखिए, अब हम जानेंगे कि आखिर बजट को तैयार कौन करता है। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है जिसे आर्थिक मामलों का विभाग बोलते हैं। उसी के अंदर एक विभाग और आता है जो बजट से संबंधित होता है, जिसे बजट विभाग बोलते हैं। वही क्या करता है, बजट को
तैयार करता है। तो आप समझ गए होंगे, एक मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है, उस विभाग के अंदर एक विभाग और आता है जो क्या होता है, बजट का विभाग होता है, जिसमें बजट को तैयार किया जाता है। अब जानेंगे बजट की प्रक्रियाएं, जिसमें पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष बजट को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। दूसरा है आम बहस। इसके अंतर्गत दोनों सदनों में 3 से 4 दिन तक बहस की जाती है और लोकसभा द्वारा बजट के विभिन्न भागों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है और उससे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों को भी उठाया जा सकता है। तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच। बजट पर आम बहस होने के बाद सदनों को 3 से 4 दिनों के लिए स्थगित किया जाता है, जिसके बाद बजट के माध्यम से भारत सरकार द्वारा मांगे गए अनुदानों पर विभागीय समितियों द्वारा विस्तृत रूप से जांच पड़ताल की जाती है और एक रिपोर्ट तैयार करके दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है। अब चौथा है अनुदानों की मांगों पर मतदान। विभागीय समिति की रिपोर्ट के पश्चात भारत सरकार द्वारा मांगी गई अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में मतदान किया जाता है, जो कि अलग अलग मंत्रालयों द्वारा मांगी गई मांगों पर होता है। अनुदानों की मांगों पर मतदान केवल लोकसभा में ही किया जाता है, ना कि राज्यसभा में, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 113 में किया गया है। देखिए, अनुदान की मांगों को लोकसभा में इसलिए लाया जाता है क्योंकि लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं और उन्हीं चुने हुए सदस्यों में से सरकार का संचालन करने के लिए कुछ मंत्रियों को चुन लिया जाता है। उन्हीं मंत्री में से एक मंत्री होता है वित्त मंत्री, जो क्या करता है, साल भर सरकार क्या खर्चा करने वाली है, किन किन नीतियों पे, योजनाओं पे और कार्यक्रमों पे खर्चा करने वाली, उन सभी का एक खाका तैयार करके वो लोकसभा के समक्ष रखता है, क्योंकि वे सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसलिए लोकसभा के समक्ष इस बजट को रखा जाता है और उसी पर ही मतदान किए जाते हैं। लोकसभा को यह अधिकार है कि वह भारत सरकार के द्वारा मांगी गई अनुदान की मांग को स्वीकार अथवा अस्वीकार दोनों कर सकती है, या किसी अनुदान की मांग में जो धनराशि मांगी गई है उसे कम करके अनुमति प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 113 में प्रावधान किया गया है कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के प्रत्येक अनुदान को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संचित निधि पर भारित व्यय को छोड़कर भारत सरकार संसद से किसी भी प्रकार के धन की मांग कर सकती है। भारत सरकार के द्वारा मांगी गई अनुदान की मांगों पर विपक्षी सरकार असहमति प्रकट कर कटौती प्रस्ताव ला सकती है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक टर्म आया संचित निधि पर भारित व्यय। इसका मतलब ये है कि जो भी बड़े बड़े पद पर तैनात हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी के वेतन भत्ते जो होते हैं वो संचित निधि पर भारित व्यय से दिए जाते हैं। उस संविधान में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि संसद ना तो इनके वेतन में कटौती कर सकती है, ना ही किसी प्रकार का मतदान कर सकती है। इसलिए संचित निधि पर भारित व्यय पर कभी भी ना कोई मतदान किया जा सकता है, ना ही इनमें कोई कटौती की जाती है संसद द्वारा। अब आते हैं कटौती जो प्रस्ताव हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है नीतिगत कटौती। यह प्रस्ताव सरकार की नीतियों पर असहमति प्रकट करने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जिसके तहत अनुदान की मांगों को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है। देखिए, नीतिगत कटौती का मतलब ये होता है कि सरकार द्वारा कोई भी ऐसी योजना बनाई जा रही है जिस पर ना तो पक्ष सहमत है ना ही विपक्ष सहमत है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, नीतिगत कटौती लाई जाती है जो सरकार की नीतियों पर सहमति नहीं जताती है। और अगर ये पास हो जाता है नीतिगत कटौती, तो इस सरकार को अपना विश्वास बहुमत पारित करना होता है, क्योंकि इसमें यह संशय उत्पन्न हो जाता है कि अब सरकार की नीतियों पर सरकार के पक्ष वाले ही समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो यानी सरकार का बहुमत डगमगा रहा है, तो उन्हें अपना बहुमत भी सिद्ध करना पड़ता है। और जब ये नीतिगत कटौती पारित हो जाती है तो इसमें क्या होता है, वो सरकार ने जो भी अपनी अनुदान की मांग रखी है उसको पूरे को घटाकर सीधा 1 रुपया दे दिया जाता है सरकार को कि भाई आप 1 रुपये रखिए, बाकी आपके द्वारा जो भी नीति लाई जा रही है वो सही नहीं है और ना ही हम इसके पक्ष में हैं, इसलिए नीतिगत कटौती लाई जाती है। आर्थिक कटौती क्या होती है? इस प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य यह है कि अगर संसद के सदस्यों को लगता है कि भारत सरकार द्वारा मांगी गई अनुदान की मांग आवश्यकता से अधिक है, तो वह अनुदान की राशि को कम करने के लिए सदन में आर्थिक कटौती का प्रस्ताव लाते हैं। सांकेतिक कटौती। इस प्रस्ताव के अंतर्गत संसद के सदस्य भारत सरकार के द्वारा मांगी गई अनुदान की मांग का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करते, बल्कि भारत सरकार की कार्यशैली पर सांकेतिक असंतोष व्यक्त करते हैं। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो प्रस्तावित अनुदान की मांग में से 100 रुपये की कटौती कर दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार द्वारा कोई नीति लाई गई है या कोई भी योजना लाई गई है, उस पर क्या है कि वो उसको पूरी तरीके से तो नहीं काटते हैं, लेकिन उस पर अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए जो अनुदान की मांग है उसमें से 100 रुपये जो होते हैं वो निकाल लेते हैं, तो वो क्या होता है, सांकेतिक कटौती होती है। अब है ग्लोटिन। जब लोकसभा के अध्यक्ष को लगता है कि बजट को पारित करने के लिए समय काफी कम बचा है,
तो वह सदन में बजट पर हो रही चर्चा को रोककर उस पर मतदान कराता है, जिसे गिलोटिन कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बजट को पारित करने में हो रहे विलंब को रोकना होता है। अब कुछ नोट हैं, उसे भी देख लेते हैं। किसी भी कटौती प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति लेना अनिवार्य है। अब है नेक्स्ट, विनियोग विधेयक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। संविधान के अनुच्छेद 114 में कहा गया है कि बिना विनियोग विधेयक के पारित हुए भारत सरकार के द्वारा की गई अनुदान की मांग पर धनराशि वितरित नहीं की जा सकती। इस विधेयक में लोकसभा द्वारा स्वीकार की गई अनुदान की सभी मांगों और संचित निधि व भारित व्यय शामिल होते हैं। अनुच्छेद 114 में स्पष्ट कहा गया है कि विनियोग विधेयक में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है वित्त विधेयक का पारित होना। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है, जिसे राष्ट्रपति की अनुमति से सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा में पहुंचाया जाता है। जब वित्त विधेयक को दोनों सदनों से पारित कर दिया जाता है, तब इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। वैसे हमने धन विधेयक, वित्त विधेयक भाग 1, वित्त विधेयक भाग 2 पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिस पर बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी आप वित्त विधेयक का पारित होने में बस आप ये बात याद रखिएगा। बाकी और इसमें कुछ और बातें हैं जो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।